हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th का अपना लेक्चर चल रहा था फिजिक्स का, और इस लेक्चर में हम लोग पूरे सीरीज में लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग लेक्चर 4 से शुरू करेंगे और लेक्चर 4 में भी वही काम होगा। भाई आपके सामने नोट्स जो है आपको दिखेगा, नोट्स में बनाता जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा और हर लेक्चर में हम लोग 1 या 2 टॉपिक को कवर करते जाएंगे और एट द एंड सारे टॉपिक्स को कवर करके आप अपने बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो सीरीज है ये क्या जेई या एडवांस के लिए या फिर आपका नीट के एंट्रेंस के लिए एनफ है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट चाहिए, चैप्टर वाइज जो कोर कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेम ही है, तो उसको आप देखिए, आपका चैप्टर क्लियरेंस होगा, नोट्स वगैरह बनेगा, आपको हर कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सीरीज आपके एंट्रेंस के लिए इनफ होगा। एंट्रेंस से बहुत सारी और भी चीजें होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह होता है। तो आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिए, स्पेसिफिक सीरीज भी लाएंगे जो जेई या नीट के स्पेसिफिक होगा। जैसे जैसे चैनल में कंटेंट आगे बढ़ता जाएगा आपको हर तरह का मटेरियल मिलता जाएगा और प्रैक्टिस के लिए भी आपको एनफ क्वेश्चंस मिलेगा इसी चैनल पे। अभी हम लोग चैप्टर वाइज कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। बोर्ड्स के लिए या फिर स्टेट बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई हो, आईसीएसई के लिए भी ये जो लेक्चर्स है ना ये एनफ है। इतना है कि आप आराम से इस सारे लेक्चर को देख के, नोट्स को बना के, बोर्ड का आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं तक नहीं छूटेगा, ना डेरिवेशन छूटेगा, ना ही आपका कोई कोर कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छूटेगा। एंट्रेंस के लिए सीयूईटी तक भी आप बोलेंगे कि ये ठीक है, लेकिन अगर आप जेई या एडवांस या फिर आप नीट का बात करेंगे तो उसके लिए सेपरेट सीरीज आएगा। ये सीरीज आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट देने के लिए कि हर चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट समझ जो है ना वो लाना बहुत जरूरी है हर एक चैप्टर के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए मेरा जवाब था जो लोग सोच रहे थे कि ये सीरीज क्या अकेला एनफ है जेई या नीट के लिए। तो सिंपल सा जवाब है कि ये अकेला एनफ नहीं है, ये आपको देखना चाहिए क्योंकि इससे आपका कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स, वर्कशीट्स बहुत सारे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, हम लोग डाल देते हैं हेडिंग डाल दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। देखिए पहले तो ये कॉन्सेप्ट है क्या इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो प्रिंसिपल है उसको लिख लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, जो कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग बात किए हैं ये तो 2 चार्ज के लिए ना, 2 चार्ज के लिए कि मान के चलिए Q1 है और ये Q2 है और दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ये आपका कूलम्स लॉ बता रहा है।
लेकिन अगर इन केस दो से अधिक चार्ज हो, यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, यहां Q4 है, और बीच में एक टेस्ट चार्ज हो। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज जिसपे हमको चेक करना होता है कि कितना फोर्स लग रहा है। टेस्ट चार्ज हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि टेस्ट चार्ज का खुद का कोई इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि वो बाकी सारे चार्जेस पे कुछ फोर्स लगा पाए, बहुत मिनिमम सा फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर हमको पता करना हो कि ये जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसके कारण एक मिड वे में, एक बीच में चार्ज है या कहीं पे भी चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज, तो उस पर क्या फोर्स लग रहा होगा। जब ये बात हमको पता करना है ना, तो हम कूलम्स लॉ को अगर यूज करते हैं तो वो तो भाई दो ही चार्ज के बारे में बात करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले Q1 से Q नॉट का फोर्स निकालना पड़ेगा, Q2 से फिर Q नॉट का फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर Q3 से Q नॉट का फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर Q4 से Q नॉट का फोर्स निकालना पड़ेगा। इस तरीके से चार फोर्स आएगा मेरे पास, और चारों फोर्स का चार डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है। तो जब डायरेक्शन उस चारों फोर्स में होगा तो सारे फोर्सेस का F1, F2, F3, F4, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करने पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, फाइनल सम आएगा, प्रोडक्ट नहीं सम, वेक्टर एडिशन करने पे जो फाइनल सम आएगा विथ डायरेक्शन, वही मेरे Q नॉट पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू और डायरेक्शन बताएगा। बात क्लियर है? जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से बता रहा हूं। मान के चलिए कि चार चार्ज है, Q1, Q2, Q3 और Q4, और बीच में एक Q नॉट चार्ज है, और हमको बोला गया कि आप इस Q नॉट पे लगने वाला फोर्स निकालिए। कूलम्स लॉ से हम तो सिर्फ दो ही चार्ज के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले Q1 से Q नॉट का फोर्स निकाले, फिर Q2 से Q नॉट का फोर्स निकाले, फिर Q3 से Q नॉट का फोर्स निकाले, फिर Q4 से Q नॉट का फोर्स निकाले, और उसके बाद जितना भी फोर्सेस आया था मेरे पास सबका वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही मेरा फोर्स होगा जो इन चारों चार्जेस के कारण लग रहा है Q नॉट पे। क्लियर है? एकदम सिंपल भाषा में जितना इजी हो सका उतना मैंने बताया। अब इसको हम लोग थोड़ा लिख के देखते हैं। पहले तो क्या है ना, स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेंगे। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है टोटल टोटल फोर्स ऑन अ टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू sorry due to a number of charges due to a number of charges is equal to the vector sum of the vector sum of the charges
the charges taken separately, सॉरी वेक्टर सम ऑफ द चार्जेस नहीं, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस लिखा हुआ है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted by the charges taken separately and force due to and force due to each of the charges on a given charge, तो गंदा हो गया, given charge is not affected by the presence of the other charges in the system. ठीक है, एक बार रीड करके बता देते हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, गिवन चार्ज पे जो टोटल फोर्स आएगा ड्यू टू वेरियस चार्जेस, मतलब बहुत सारा चार्जेस है, उसके कारण जो भी फोर्स जनरेट होगा इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द चार्जेस टेकन सेपरेटली। मतलब सारे चार्जेस के द्वारा जो उस टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स जनरेट हो रहा होगा इंडिविजुअली, है ना, सारे चार्जेस को अलग अलग लेकर के कूलम्स लॉ लगा के हम फोर्स निकालेंगे हर एक चार्ज का उस टेस्ट चार्ज पे, और सारे चार्जेस, सारा जो आएगा मेरे पास फोर्सेस, उसका वेक्टर सम करके फाइनल फोर्स निकालेंगे। फोर्स कोई भी एक चार्ज के लिए, फोर्स ड्यू टू ईच ऑफ द चार्जेस ऑन अ गिवन चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस इन द सिस्टम। कहने मतलब अगर मान लीजिए हम Q1 से Q0 का बीच का फोर्स निकाल रहे हैं तो इसके फोर्स पे Q2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब दो चार्जेस के बीच के फोर्स में तीसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, ये मान के चला जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक फिगर बना लेते हैं। ये है अपना टेस्ट चार्ज Q0, यहां पे ले लिए
Q1, यहां पे ले लिए Q2, फिर यहां ले लिए Q3, फिर यहां ले लिए Q4। अब Q1 से ये चार्जेस है, ठीक है। Q1 से जो डिस्टेंस है Q0 का, उसको हम मानेंगे R1 वेक्टर है ये। Q2 से जो डिस्टेंस है, इसको हम मानेंगे R2 वेक्टर है ये। Q3 से जो डिस्टेंस है, उसको हम मानेंगे R3 वेक्टर है ये। Q4 से जो डिस्टेंस है, उसको मानेंगे R4 वेक्टर है ये, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिसाब बैठाएं तो Q1 के कारण Q0 पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो एक रिपल्शन का फोर्स होगा। प्लस प्लस तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है ना, ढकेलता है। तो जो Q1 के कारण Q0 पे फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, F01। Q2 के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, F02। Q3 के कारण जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, F03। और Q4 के कारण जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, F04। ये चार फोर्स है। अब Q1 के कारण Q0 पे फोर्स लग रहा है F1, है ना, F01। Q2 के कारण Q0 पे जो फोर्स लग रहा है वो F02। Q3 के कारण जो Q0 पे फोर्स लग रहा है वो है F03। Q4 के कारण जो Q0 पे फोर्स लग रहा है वो है F04। अब ये चार फोर्स आया इस जो इंडिविजुअल लेवल पे है ना, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण। अब ये सब का जब वेक्टर सम करेंगे तो टोटल फोर्स निकल के आएगा। इसी चीज को हम लोग को लिखना है। ये हो गया आपका डायग्राम। अब इसको हम लोग लिखते हैं। डायग्राम होपफुली आप लोगों ने बना लिया होगा। अब अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, तो भाई हमको F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर, ये सारा जो फोर्सेस है सबका वेक्टर सम करना है। अच्छा, कूलम्स लॉ को अगर हम लगाते हैं तो भाई मेरे पास क्या क्या आता है, F01 का कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स का वैल्यू होगा KQ0 Q1 बाई R1 का स्क्वायर, है ना, प्लस K, सॉरी, K Q0 Q2 R2 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q3 R3 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q4 R4 का स्क्वायर।
ये पूरा मैग्नीट्यूड आया। अब जो फाइनल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन को हम आर कैप मान लेते हैं। वो तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से हमको फाइंड करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या होगा फाइनल। वेक्टर को कैसे सॉल्व किया था ये आप लोग क्लास 11 में सीख चुके हैं, दोबारा पूरा इलेबोरेशन नहीं किया सकता। अगर आपको याद नहीं है तो वेक्टर का चैप्टर जाके रेफर कीजिए। मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर को मैंने पढ़ाया है, क्लास 11th का लेक्चर है ये। तो आर कैप ले लेते हैं फाइनल डायरेक्शन को, ठीक है। अब अगर हमको इसको सॉल्व करना हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि सारे के सारे एक्सप्रेशन में के आपको मिल जाएगा, के कॉमन है और क्यू नॉट कॉमन है। तो आप फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू नॉट कॉमन निकल गया। अंदर क्या क्या बचा ब्रैकेट में, Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस Q3 बाई R3 स्क्वायर प्लस Q4 बाई R4 का स्क्वायर। ब्रैकेट बंद और इसका डायरेक्शन क्या है आर कैप। अब ये हम एक एक्सप्रेशन डिराइव किए 4 चार्जेस के हिसाब से, मतलब 4 ही चार्ज लिए थे ना हम, Q1 Q2 Q3 Q4। अगर इसको हमको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो तो कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर इक्वल्स टू के जगह हम लोग लगा सकते हैं 1/4πε0। तो ये बन गया Q0/4πε0। उसके बाद Q1/R1 Q2/R2 ऐसे करके चल रहा है। तो इसको हम इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई लेते हैं, वो आई 1 से लेके n तक रहेगा। n क्या है, जितना नंबर ऑफ चार्जेस है। इसमें ऊपर में है क्यू आई और नीचे में है आर आई का स्क्वायर, ठीक है। और जो हर एक का डायरेक्शन है वो है आर आई कैप, है ना। टोटल डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है, हर एक का अपना अपना डायरेक्शन है ना, वो सारा हम ले सकते हैं। R1 का कैप, R2 का कैप, तो वैसे ही हम एक ले रहे हैं फाइनल आर आई कैप। और इसको हम फाइनल एक फॉर्मूला के रूप में देख सकते हैं जब हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक्सप्रेशन डिराइव करना हो फोर्स फाइंड करने के लिए। Q0/4πε0। क्यू नॉट क्या है, वो चार्ज जिसपे आपको फोर्स फाइंड करना है। उसके बाद आप जितना भी चार्जेस लिए होंगे Qi/RI स्क्वायर मतलब Q1/R1 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर, Q3/R3 स्क्वायर, Q4/R4 स्क्वायर, Q5/R5 स्क्वायर, ऐसे करके जितना भी चार्जेस होगा वो सबको ऐड कर लेंगे। इसको लिखने का ये तरीका है, समेशन ऑफ Qi/RI स्क्वायर। आई कहां से शुरू है, I1 से शुरू है, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। n कुछ भी हो सकता है। और डायरेक्शन हर एक वेक्टर का आर आई कैप मतलब R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप, बाद में सबको वेक्टर सम करके जब डायरेक्शन फाइंड करना होता है तो फाइंड कर लेते हैं। तो ये अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का दो चीज हम लोग जाने, एक स्टेटमेंट और दूसरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक में आएंगे। अगला टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट रुक जाइए। जस्ट अ मिनट।
हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। हेडिंग डाल दीजिए। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें ना समझ लीजिए कि आपको अगर हम सिंगल सिंगल चार्ज दे देंगे तब तो आप फोर्स निकाल दीजिएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। तो अगर हम आपको सिंगल सिंगल चार्ज दे देंगे तब तो आप आराम से फोर्स निकाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात होगा ना कि भाई एक कंडक्टर स्ट्रेट चार्ज में लगा हुआ है, मतलब ऑब्वियस बात है, रियल लाइफ में अपने पास सिंगल सिंगल चार्ज थोड़े ना होता है। एक स्ट्रेट रॉड है जो पूरा चार्ज्ड है, या एक स्फीयर है जो पूरा चार्ज्ड है, ये अपने को मिलेगा ना। एक सिंगल चार्ज तो मिलेगा नहीं, उसमें बहुत सारा चार्ज है। तो इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी शेप है, उसे पूरे सरफेस पे अगर चार्ज है तो हम लोग बोलते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो तीनों को लिख लेते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर इनकेस मान के चलिए कि आप जिस भी सामान का बात कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट वायर है या फिर एक कर्व्ड वायर है, तो भाई उसके तो अगर चार्ज लगा होगा, मान के चलिए एक स्ट्रेट वायर है ना, इस तरह का एक स्ट्रेट वायर है, तो चार्ज जो लगा होगा वो तो ऐसे एक लाइन से लगा होगा, ऐसे एक लाइन से लगा होगा, या एक कर्व्ड वायर है, इसमें जो चार्ज लगा होगा एक लाइन से ही लगा होगा, है ना। अगर कभी भी चार्ज एक लाइन से आपको अरेंज दिख रहा है, एक लाइन से एक के बाद एक ऐसे चार्ज अरेंज्ड है, चार्जेस जो है इस तरह से एक के बाद एक अरेंज्ड है, तो इसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट करते हैं। वो कर्व्ड हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही जगह पे दो चार्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लाइन से एक, दो, तीन, चार, पांच, छह करके आगे बढ़ना चाहिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा? लिखते हैं when a charge is uniformly distributed along a line
अ लाइन, है ना, लाइन में लगा होता है एकदम, इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा हैंडराइटिंग को बियर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेन टैबलेट पे हमको लिखने का कुछ खास आदत नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं रीड भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको बोल भी रहा हूँ ताकि आप सुन के भी समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। अब अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो भाई यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसको समझते हैं, बड़ा आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। मान के चलिए चार्जेस है, चार्जेस को छोड़िए, हम क्या बोलते हैं ना कि एक लंबा सा लाइन में आप बहुत सारा सेब, एप्पल को सजा दिए हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, लंबा सा लाइन में सजा दिए। अब वो लाइन इतना लंबा है कि आप एक छोर पे खड़े हैं और दूसरा छोर आपसे बहुत दूर है, आपको एंड दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन आपको बोला गया कि इसमें टोटल एप्पल्स कितना है, काउंट कीजिए। अब आप अगर एक एक एप्पल काउंट करेंगे तो आपको मुश्किल होगा। तो जो क्वेश्चन बनाया है या जो आपको कोई पूछ रहा है ये सवाल, वो एक और बात बता दिया। वो बोला ना ये टोटल 100 मीटर का है, ये जो एप्पल का अरेंजमेंट हुआ है ना ये 100 मीटर के डिस्टेंस तक हुआ है और हर 1 मीटर पे 4 एप्पल है या 5 एप्पल है ना, 5 एप्पल मान लेते हैं। जब ये बात आप सुनिएगा आप समझ जाइएगा, अच्छा 1 मीटर पे 5 एप्पल है तो 100 मीटर पे 500 एप्पल होगा। आप बिना उसको काउंट किए ये बता पाइए कि उस जगह पे कितना एप्पल्स है, कितना एप्पल स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया हुआ है। तो ये जो बताया ना आपको एक इंफॉर्मेशन कि 1 मीटर में कितना एप्पल है, इसको डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी बोला जा सकता है। अगर रॉड का लेंथ तो कुछ भी हो सकता है ना, रॉड तो 1 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको यह बता दे कि 1 मीटर के रॉड में 10 कूलम्ब का चार्ज अट सकता है, 10 कूलम्ब का चार्ज अरेंज्ड है, तो अगर आपसे 20 मीटर का ही पूछ लेगा ना तो आप निकाल दीजिएगा। कैसे? आपको पता है 1 मीटर में 10 कूलम्ब है तो 20 मीटर में कितना होगा, 20 इंटू 10, 200 कूलम्ब का चार्ज है। आप क्लियर हो जाइएगा। तो 1 मीटर में कितना चार्ज है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, सिंबल जो यूज है होता है इसके लिए वो है लैम्डा, है ना, लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपको दिया है तो आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको यह बता दे
कि 100 कूलम का चार्ज है और 10 मीटर का लेंथ है, तो आप बताइए 1 मीटर में कितना चार्ज होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बराबर से बटा हुआ है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। 100 कूलम का चार्ज है, 10 मीटर का लेंथ है, तो आप हमको बताइए 1 मीटर के लेंथ में कितना चार्ज होगा। आप ऑब्वियस सा बात है 100 डिवाइड बाई 10 कीजिएगा, है ना। 100 कूलम का चार्ज है, 10 मीटर का लेंथ है, 100 डिवाइड बाई 10 कीजिएगा तो 10 कूलम्स आ जाएगा पर मीटर। 1 मीटर में 10 कूलम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर कैलकुलेट करना हो तो आप लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज बाय लेंथ कर सकते हैं, और अगर छोटा फॉर्म में लें तो dq बाई dl भी कर सकते हैं, है ना। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसी में से अगर कभी हमको dq फाइंड करना हो, जो कि आमतौर पे डेरिवेशन के टाइम में dq ही चाहिए होगा, तो आप dl को उठा के ऊपर ले जाइएगा लैम्डा की तरफ, तो क्या बन जाएगा लैम्डा इंटू dl, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके कारण एक फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक आपका फिगर बनाते हैं। ये एक चार्ज्ड रॉड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे। अब एक यहां पे Q नॉट चार्ज है, पूछा गया कि इस Q नॉट चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या ड्यू टू दिस चार्ज्ड रॉड। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है भाई, हम जो फॉर्मूला जानते हैं कूलम्स लॉ, वो तो एक पॉइंट चार्ज पे ही स्पेसिफिक बैठता है। 2 पॉइंट चार्जेस होगा तो हम कूलम्स लॉ लगा के फोर्स निकाल सकते हैं। यहां तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट चार्जेस पे लगता है कि भाई Q1 है, Q2 है, Q3 है, तब सबका अलग अलग निकाल के फोर्स को ऐड कर सकते हैं। यहां तो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग चार्जेस नहीं है, चार्ज एक ही जगह पे फैला हुआ है बराबर से। अब हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेंगे। चार्ज एलिमेंट लेंगे, इस चार्ज एलिमेंट में इतना छोटा चार्ज होगा कि इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, और इसको हम ले लेंगे dq। और जो इसका लेंथ होगा, जो छोटा सा चार्ज जितना लेंथ में होगा, इस लेंथ को हम लोग मानेंगे dl। ठीक है, अब अगर इस चार्ज से, इस dq चार्ज से हम q नॉट का डिस्टेंस देखें तो ये कहीं r वेक्टर आ रहा होगा, है ना, r वेक्टर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं ना, dq के लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालते हैं कूलम्स लॉ का यूज करके। हम लोग लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ बाय कूलम्स लॉ फोर्स। अभी क्या पूरा फोर्स तो नहीं है, ये तो छोटा सा फोर्स है, df लेते हैं इसको। df इक्वल्स टू k q नॉट dq, है ना, q नॉट और dq का बात हो रहा है ना, तो k q नॉट dq
बाई आर स्क्वायर, ये ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर मान के चलते हैं कि हमको टोटल फोर्स निकालना है, तो भाई बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करना होगा, बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करना होगा। हम क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्शन भी लिख देते हैं आर कैप, है ना, ये वेक्टर है आर कैप। तो फोर्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। के क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, के क्यू नॉट। अब बात आता है डी क्यू का। ऊपर देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डी क्यू को लैम्डा डीएल भी लिख सकते हैं, अगर डेंसिटी के हिसाब से बात किया जाए तो हम लोग डी क्यू के जगह लगा सकते हैं लैम्डा डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर। अब सवाल है, ये आ गया आपका फोर्स का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब सवाल है कि ये जो आर स्क्वायर है इसको हम कांस्टेंट क्यों नहीं लिए। आप फिगर को देखिए, फिगर को देखिए, करंट एलिमेंट जो ये डी क्यू है ना, उसका डिस्टेंस क्यू नॉट से आर है, ठीक है, आर है। अगर ये डी क्यू हम यहां ले लेते, यहां पे ले लेते, तो इसका डिस्टेंस जो होता ये सेम आर जैसा थोड़े ना होता, ये तो थोड़ा कम होता। तो इसका मतलब डी क्यू को जैसे जैसे ऊपर से नीचे लाएंगे हम, आर का वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो जिस कारण से हम आर को कांस्टेंट नहीं मान सकते। आर मेरा वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम आर को कांस्टेंट लेके बाहर नहीं निकाले। ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला, पूरा इंटीग्रेशन कर देना है लेंथ में, है ना। लिमिट लगा देते हैं, रुकिए लिमिट लगा ही देते हैं, तो आपका डेरिवेशन अधूरा रह जाएगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इनिशियल पॉइंट को, और फाइनल पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। इनिशियल से फाइनल तक हमको इंटीग्रेट करना है, तो मेरा लिमिट्स लग गया ए से बी तक। अब दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, दूसरा टाइप में आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज, चार्ज हो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, ठीक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होगा। अब यहां पे कहानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है, बस इस बार सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, एक लाइन से बटा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो इसमें मान के चलते हैं कि एक अपना अगर हम लोग डेफिनेशन पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो डेफिनेशन में लिख लेते हैं व्हेन चार्जेस आर, जल्दी लिख लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
distributed over a surface S, it is called surface charge distribution. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ करता था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मान के चलिए किसी जगह, क्योंकि एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मान के चलिए कि आपके पास एक सरफेस है जिसका एरिया हुआ 100 मीटर स्क्वायर। अगर आपको बता दिया जाए कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम का चार्ज है, तो आप 100 मीटर स्क्वायर का नहीं निकाल लीजिएगा। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर में जितना भी चार्ज होता है ना, जिससे हम फाइनल पूरे एरिया का निकाल सकते हैं, इस 1 मीटर स्क्वायर के चार्ज को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने के लिए जिस सिंबल का यूज किया जाता है, डिनोटेड बाय सिग्मा, इस सिंबल का यूज करते हैं। देख लीजिए सिग्मा, है ना। ये बॉक्स नहीं बनाना, ये बॉक्स हम आपको दिखाने के लिए बनाया। अब अगर हम सिग्मा का बात करें, आपको कैसे निकालना है सिग्मा को, तो आपके पास दो तरीका। अगर आपके पास पूरा सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, और टोटल चार्ज दिया हुआ है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया कर सकते हैं। या अगर छोटा सा चार्ज और छोटा सा एरिया का बात हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी एस भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, कई बारी डी क्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जो कि डेरिवेशन में आपको करना ही होगा, तो आप सिग्मा की तरफ डीएस को ले जाइएगा तो बन जाएगा सिग्मा इंटू डीएस। ठीक है। अब इसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन। मान के चलिए कि आपके पास एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरे सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है और टोटल सरफेस एरिया एस है ना। अब इसमें भी आपको क्या है, एक छोटा सा क्यू नॉट चार्ज है, उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो आपको उसका फॉर्मूला निकालना है। आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लीजिएगा, इसका एरिया मान लीजिएगा डी एस और चार्ज मान लीजिएगा डी क्यू, है ना। इसका एरिया मान लीजिएगा डी एस और चार्ज मान लीजिएगा डी क्यू। अब आप लगाइएगा कूलम्स लॉ। ये बहुत छोटा चार्ज है तो कूलम्स लॉ लग सकता है। कूलम्स लॉ किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग एक बहुत छोटा सा चार्ज लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाय कूलम्स लॉ डी एफ, छोटा सा फोर्स है, इक्वल्स टू के क्यू नॉट इंटू डी क्यू, और ये डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, आर वेक्टर है ये, बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है आर कैप, वेक्टर है ये। अब ये छोटा सा फोर्स है ना, ऐसे तो बहुत सारा करंट एलिमेंट होगा,
करंट एलिमेंट हो जाए, चार्ज एलिमेंट है ये, करंट तो नहीं है, ये चार्ज एलिमेंट है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जितना भी छोटा छोटा फोर्स होगा सबको इंटीग्रेट करेंगे, तो बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करना होगा। डीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा फोर्स वेक्टर, के क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, के क्यू नॉट को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर हुआ, आर कैप, और लिमिट क्या है, सरफेस, पूरे सरफेस एरिया पे हमको इंटीग्रेट करना है, 0 से सरफेस एरिया तक। अब यहां पे अगर हम इसको dq को रिप्लेस करना चाहें चार्ज डेंसिटी से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s तक, सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर, आर कैप, ये आ गया फाइनल आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, अचानक सर्दी हो जा रहा है। तो ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा बात हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आखिरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं, सेमी टाइप का होता है, बड़ा आसान है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, होपफुली आप भी नोट्स बनाते जा रहे होंगे मेरे साथ साथ, नोट्स बनाते जाइए, कोई अलग से समय लगाने का जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही आपको बताया है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड्स में बहुत सारा क्वेश्चन इसी नोट्स से दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जब बात करते हैं ना, तो यहां पे सरफेस पे नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे 3D वॉल्यूम पे है ना, मतलब अंदर से लेके बाहर तक। एक स्फीयर है ना, स्फीयर का सिर्फ सरफेस का बात नहीं हो रहा है, अंदर से लेके बाहर तक पूरा चार्ज भरा हुआ है, तब उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ विद इन a certain volume V, some charge Q is distributed, Q is distributed तो सटा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड, टीडी नीचे लिख ले रहे हैं, यूनिफॉर्मली then we have a region of uniform continuous charge distribution. This is called
This is called volume distribution of charge. Volume distribution of charge. है ना, फुल स्टॉप। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। रीड कर लिया होगा आपने, साथ साथ लिख भी लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम, जैसे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होता है, उसको देख लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वॉल्यूम है ना, 3D शेप है जिसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि उसमें 100 कूलम का चार्ज है, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 1 मीटर क्यूब में 10 कूलम का चार्ज होगा। और ये जो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब का डेटा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है। तो अगर हमको निकालना हो, सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। इसको डिनोट करने के लिए डिनोटेड बाय रो, ये सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो। फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आपके पास पूरा वॉल्यूम और पूरा चार्ज गिवन है तो रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर छोटा लेवल पे चार्ज आप डिवाइड किए हैं तो डी क्यू बाई डी वी इसका फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन अगर आपको डी क्यू निकाल के देना है तो डीवी को उठा के ऊपर ले जाइए रो के तरफ, बन जाएगा रो इंटू डीवी। ये आपका डी क्यू का फॉर्मूला बन गया। अब इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल देते हैं, छोटा सा बात है। आप इस बार क्या करते हैं ना, एक स्फीयर लेते हैं और स्फीयर अंदर से बाहर तक पूरा चार्ज से भरा हुआ है। ये सरफेस चार्ज नहीं है ना, ड्राइंग पे मत जाइएगा। ये अंदर से बाहर तक पूरा चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा हम चार्ज एलिमेंट ले लेंगे जिसका वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम इसका V है, इसका वॉल्यूम है dV, और जो चार्ज है इसमें वो है dQ। ठीक है, अब एक पॉइंट है बाहर Q0, इससे जो dQ का दूरी है वो है R वेक्टर, या R वेक्टर है। अब हमको क्या है, टोटल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या मेरा फोर्स आएगा Q0 पे, ये डिराइव करना है। तो पहले हम छोटा सा जो R वेक्टर लिए हैं, जो एक छोटा सा dQ से Q0 का दूरी निकाल रहा है, उसको कूलम्स लॉ से निकाल लेते हैं। बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ, छोटा सा फोर्स, क्योंकि पूरा का नहीं हम ले रहे हैं ना, सिर्फ dQ और Q0 का ले रहे हैं, तो छोटा सा चार्ज के बीच छोटा सा फोर्स, dF इक्वल्स टू K Q0 dQ बाय R स्क्वायर, R कैप। बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dF हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ K Q0 dQ बाय R स्क्वायर हुआ, R कैप। dF को इंटीग्रेट करेंगे तो F हो जाएगा। K और Q0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया,
और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर हुआ, आर कैप डायरेक्शन है, लिमिट क्या लगेगा 0 से v। अब भाई v चाहिए, लिमिट v है तो डी क्यू को अगर हम लोग डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दें तो 0 से v इंटीग्रेशन का साइन लगा के ये बन जाएगा रो dv, है ना। ऊपर लाए थे ना डी क्यू इक्वल टू रो dv, आप लोग लिखे होंगे, देखिए ये आर कैप है ना, थोड़ा सिंबल खराब हो गया है, उसको साफ कर लीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव होके आ गया फोर्स का ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा डेरिवेशन आपको यहाँ नोट्स में ही मिल जा रहा है, कुछ भी आ जाए एग्जाम में यहां से बचेगा ही नहीं, ऐसा नोट्स मिल रहा है। ये पेड नोट्स है, हमारे कोचिंग का पेड नोट्स है, और क्लास में तो क्या है प्रिंटेड फॉर्म में या किसी और फॉर्म में बच्चों को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास है, यहाँ आप लिख लीजिए इस चीज को, और फिर वही गारंटी, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि इस नोट्स को अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कम से कम डेरिवेशन और थ्योरी तो नहीं छूटेगा। बाकी न्यूमेरिकल के लिए अलग प्रैक्टिस चाहिए, उसको हम लोग न्यूमेरिकल का जब हर एक चैप्टर का सीरीज शुरू करेंगे उसमें कवर अप करेंगे। अभी क्या थ्योरी सीरीज चल रहा है तो थ्योरी सारा कवर करता है। तो ये हो गया आपका आज के क्लास का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा पढ़ाई। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में गया। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग भी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ तो फ्रूट मिले। तो इसीलिए सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।